नमस्कार, मैं डॉक्टर सुहासिनी श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर DWT कॉलेज देहरादून। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानेंगे, पर्सनालिटी, कि ये पर्सनालिटी या व्यक्तित्व क्या होता है। अब पर्सनालिटी के बारे में जानने से पहले हम लोग ये निश्चित करेंगे कि पर्सनालिटी किसे कहते हैं। हाव भाव देखकर हम सामान्यतः भाषा में कहते हैं कि अरे वाह, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, ये वैसा है। लेकिन ये हमारा जो हमने जो मापा, मेजर किया, उसके ओवर्ट बिहेवियर या ओवर्ट एक्सप्रेशन या ऑब्जर्व करके ये हमारी खुद की एक सोच है, विचार है, किसी के बारे में हम उसको मूल्यांकित कर रहे हैं। लेकिन पर्सनालिटी एक मनोवैज्ञानिक पक्ष में क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये विषय बीएड के विद्यार्थियों के लिए और बीए एजुकेशन साइकोलॉजी, एमए एजुकेशन, एमए साइकोलॉजी या जो सीटेट या यूटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण या लाभप्रद साबित होगा। अब हम लोग जानेंगे कि पर्सनालिटी किसे कहते हैं। पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकला है। पर्सोना का तात्पर्य होता है मास्क। मास्क मतलब नकाब। जब हम ऐसे हम इसको समझते हैं, जैसे कि दशहरे में या आपने देखा होगा रंगमंच कलाकार या करते हैं, या रामलीला में कोई व्यक्ति किसी का मुखौटा लगा लेता है और उसी तरह अपने चरित्र का चित्रण करता है या रोल प्ले करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे मुखौटा लगा लेते हैं रावण का या स्पाइडरमैन का या किसी कार्टून कैरेक्टर का। तो वो अपनी जो भावनाएं हैं और अपनी जो हरकत है, हाव भाव है, वैसे ही करने लगते हैं। जैसे स्पाइडरमैन का कोई बच्चा मास्क लगा लिया तो सोचता है मैं स्पाइडरमैन हो गया, मैं उड़ जाऊंगा और सारी दुनिया को मैं कैप्चर कर लूंगा। तो इसी तरह सीधा इसका संबंध पर्सनालिटी का भी है। जो पर्सनालिटी क्या है, एक बाह्य आवरण है। इसको हम लोग ऐसा मानते हैं कि पर्सोना शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकला है। पर्सोना का मत तात्पर्य मास्क होता है, मुखौटा होता है। अब पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें होती हैं। एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। आप इन्वायरमेंट में किस तरह अपने को एक्सप्रेस करते हो, या आपका वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका क्या है। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आप अपने ज्ञान को कैसे अभिव्यक्त करते हो। आपकी बौद्धिक क्षमता, जिसको कहेंगे IQ लेवल, आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, आपके अंदर वैल्यूज कैसे डेवलप है। कई फैक्टर मिला के, कई चीजों को मिला के हमारे जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो निर्मित होती है। एक व्यक्तित्व हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का था, एक व्यक्तित्व विवेकानंद का था, एक व्यक्तित्व अब्दुल कलाम जी का था, एक व्यक्तित्व महर्षि अरविंदो का था, हमारे दयानंद सरस्वती जी का था। उनकी पर्सनालिटी थी, हम लोग मान सकते हैं कि वो ग्रेट पर्सनालिटी, महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। और उनके अंदर अद्भुत क्षमताएं थी, जो वो जन्मजात उनके भीतर समाहित थी। वो जो गुण थे, वो जो ट्रेड्स थे, उनको उस भीड़ से अलग किए और महान उनको व्यक्तित्व के स्वामी बनाए। अब सामान्य भाषा में हम किसी एक्टर एक्ट्रेस को भी कह देते, अरे वाह क्या पर्सनालिटी है। लेकिन जो एक्टर एक्ट्रेस की आपने बाह्य आवरण या बाह्य सौंदर्यता को देखा और उस पर आपने ये कमेंट, ये टिप्पणी कर दिया कि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन पर्सनालिटी में दोनों चीजें हैं, इंटरनल क्वालिटीज और एक्सटर्नल क्वालिटीज, दोनों चीज। बाहर रूप रंग से कोई मतलब नहीं, जब तक आपका आंतरिक मन आपका
सुंदर, पवित्र नहीं होगा। एक अच्छे इंसान बनने के लिए आपके अंदर बहुत ही अच्छे गुणों का व्यवहार में समाहित होना आवश्यक है। ये ढोंग या परपंच या एक हम ओढ़ लेते मुखौटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जैसे उदाहरण दे, सहृदयता या मृदुभाषिता, ये एक पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, व्यक्तित्व का शील गुण है, जिसमें आप कैसे भी परिस्थिति में आप जो बोलेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन मृदुभाषी हैं, या बहुत ही दयालु, आपके अंदर काइंडनेस एक ट्रेट है। इसी का अपोजिट करें तो कुछ लोग होते हैं कि उनके अंदर दुर्गुण होता है, उनके अंदर बहुत से बुरे उनके स्वभाव में होते हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, चोरी है, झूठ बोलना, ये भी एक पर्सनालिटी का ट्रेट्स होता है, लोगों के अंदर होता है। ये प्रकृति है, समाज है, दुनिया है, इसमें हर तरह के चीजें होती है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। लेकिन जो एक सही व्यक्ति है, एक अच्छा इंसान है, वो ये कोशिश करता है, ये प्रयास करता है कि हमारे भीतर पॉजिटिविटी आए, सकारात्मकता आए, और जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप विचार करेंगे, जैसा इन्वायरमेंट को आप परसीव करेंगे, देखेंगे, वैसे ही आप बनते चले जाते हैं, और वैसे ही आपका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो मैं आपको स्लाइड से बताती हूँ कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने किस प्रकार डिफाइन किया, परिभाषित किया, और उन परिभाषाओं में सबसे ज्यादा ऑलपोर्ट की जो पर्सनालिटी की डेफिनेशन है, डायनेमिक पर्सनालिटी, वो माना जाता है कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में गत्यात्मकता होती है, उसमें जन्मजात अर्जित गुण का समावेशन होता है, और उसी से हम अपने आगे के जो जीवन है या आगे के जो व्यवहार है उसको हम मॉडिफाई करते रहते हैं। तो हम लोग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्सनालिटी किसे कहते हैं, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं और सीखते हैं। व्यक्तित्व की परिभाषाएं जैसे इसमें लिखा है, मॉर्टिन प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त आवेगों, प्रवृत्तियों, झुकावों एवं मूल प्रवृत्तियों और अनुभवों के द्वारा अर्जित संस्कारों एवं प्रवृत्तियों का योग है। फिर है मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का विशिष्ट संगठन है। शोयन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की उन प्रवृत्तियों एवं अभ्यासों का समन्वय है जिनके कारण वह अपने को समाज के अन्य व्यक्तियों से अलग कर पाता है। वैलेंटीन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित गुणों का योग है। आइजेंग के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि एवं शरीर गठन द्वारा निर्मित अपेक्षाकृत उच्च स्थायी या टिकाऊ व्यवस्था को व्यक्तित्व कहा जाता है, जिस पर उसका वातावरण से विलक्षण समायोजन निर्भर होता है। एक जो ऑलपोर्ट की डेफिनेशन है उसमें मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छे तरह से परिभाषित किया गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व समायोजन का निर्णय करते हैं। इसमें जो ऑलपोर्ट की डेफिनेशन है उसमें यही कहा गया है कि जो व्यक्तित्व, या यूं कहें जो हम लोग परिभाषाएं अभी सीखे या पढ़े हैं उनको हम लोग एक साथ कंक्लूड करके देखें तो जो व्यक्तित्व है उसमें दो चीजें आ रही हैं। दो चीजें ये है कि जो जन्मजात और जन्मजात जो आपको जन्म से प्राप्त है और जो अर्जित, दोनों गुणों का
समायोजन ही व्यक्तित्व है। अब मन और शरीर, उसके बाद जन्मजात अर्जित हो गया, फिर मन और शरीर, मनोदैहिक, साइको फिजिकल जो क्वालिटीज है, वो उसकी जो टोटलिटी है वही आपकी पर्सनालिटी है। अब नेचर ऑफ पर्सनालिटी क्या होगा, व्यक्तित्व की प्रकृति क्या होगी। सबसे पहला है इसमें होलनेस। होलनेस मतलब संपूर्णता। इसमें फिजिकल शारीरिक गठन, बौद्धिक योग्यता, सामाजिक एवं संवेगात्मक विशेषताएं, स्वभाव, चारित्रिक गुण, सभी चीज की एक साथ उसमें संपूर्ण होल मतलब समग्रता होनी चाहिए, तभी आपकी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो डायनेमिक माना जाएगा। इसमें दूसरी जो बात कही गई है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समन्वयता। पहला क्या था, होलनेस समग्रता, दूसरा है समन्वयता। समग्र और समन्वय, समन्वय मतलब एक साथ आपके पर्सनालिटी में कई क्वालिटीज, कई गुण आएंगे। आप बहुत मृदुभाषी हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, आप बहुत साहसी हैं, आप बहुत जल्दी वातावरण से समायोजन कर लेते हैं, वो भी एक पर्सनालिटी की बहुत अच्छी क्वालिटीज है, गुण है। आप अपने को समाज में कहीं भी बहुत अच्छे तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी एक पर्सनालिटी की बहुत अच्छी खासियत है, विशेषता है। तो ये इंटीग्रेशन है, समन्वयता है, समन्वयन है। तीसरा है यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब विलक्षण क्वालिटी। विलक्षण मतलब अभूतपूर्व, ऐसी योग्यता या क्वालिटी जो आपको भीड़ से अलग कर रही है। क्योंकि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे हमारा परिवार हो, समाज हो, ऐसे इसको हम समझेंगे जैसे 5 उंगलियां, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर एक ही माता पिता के दो या 3 संतान है, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी जो एक दूसरे से अलग करती हैं। आप ट्विंस होंगे, जो जुड़वा बच्चे, उनमें भी किसी का एडजस्टमेंट लेवल बहुत अच्छा होगा, किसी के इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा होगा, कोई बहुत अच्छा उसके अंदर धैर्य होगा। तो ये जो क्वालिटीज हैं वही आपकी यूनिकनेस है, अभूतपूर्व क्षमता है आपके व्यक्तित्व की, जो आपको एक दूसरे से अलग करती है। आप हर व्यक्तित्व में, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ क्वालिटीज, योग्यता होती है, गुण होते हैं जो उसको एक अलग से उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं। फिर चौथा नेचर है प्रकृति का, व्यक्तित्व की प्रकृति, हेरिडिटी, एनवायरमेंट का जो हेरिडिटी और म्यूचुअल एनवायरमेंट का जो जोड़ है वो है व्यक्तित्व। हेरिडिटी जैसा माता पिता के द्वारा बच्चों को प्राप्त होते हैं। माता पिता के जो जीन्स जो पाए जाते हैं, और जैसे माता पिता बहुत लंबे हैं, बच्चा भी लंबा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। या माता पिता की हाइट कम है, बच्चे की हाइट भी कम होगी, ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि बच्चे के अंदर कौन सा जीन्स किसका डोमिनेट कर रहा है ये नहीं पता। माता पिता बहुत सुंदर होते हैं, बच्चे नहीं सुंदर हैं, या माता पिता सामान्य है, बच्चे बहुत सुंदर हैं। उनके दादा दादी, नाना नानी, परदादा परनानी, किसका जीन्स डोमिनेट किया, और जिससे उनको एक जो उनका शारीरिक बनावट या शारीरिक रचना उनको प्राप्त हुई। वैसे ही आपका एनवायरमेंट है। आपको हेरिडिटी से क्या क्या मिला, बुद्धि मिला, शारीरिक बनावट मिली, नर्वस सिस्टम है, आपका आईक्यू लेवल, बौद्धिक क्षमता है। लेकिन एनवायरमेंट से आपको मिला, एनवायरमेंट कहाँ का मिला, परिवार का मिला, आस पड़ोस का मिला, और स्कूल है, आपके विभिन्न संगठन है, ये समाज है, ये सब एनवायरमेंट है। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का म्यूचुअल रिलेशन हमारा पर्सनालिटी होता है। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत ही
दिमाग तेज होता है, लेकिन उनको इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं मिला तो वो गलत रास्ते में चले जाएंगे, गलत काम करेंगे, क्योंकि दिमाग तो तेज है लेकिन उस दिमाग को सही रास्ता नहीं मिला, इन्वायरमेंट सही नहीं मिला, वो गलत रास्ते पर चलेगा और गलत चीजों को सीख लिए। ऐसे ही एक सामान्य औसत बच्चा है, हेरिडिटी से उसको एवरेज आईक्यू मिली, लेकिन इन्वायरमेंट उसका बहुत अच्छा रहा, वो आगे जीवन में बहुत ही प्रोग्रेस किया, आगे वो बहुत बड़ा आदमी, बहुत अच्छा इंसान बना। तो हमारे पर्सनालिटी पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का लगभग एक समान प्रभाव पड़ता है। फिर एक्वायर्ड, जो अर्जित चीजें आपने इन्वायरमेंट से ली हैं, उसका भी प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है, जैसे आपके कल्चर का, संस्कृति का। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव, हमारे संस्कृति में है कि कोई भी आपके घर दरवाजे पर आए वो खाली न जाए, आप जरूर से पानी पूछें, उसका हालचाल पूछें, उसको सम्मान दें, क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा गया कि हर व्यक्ति में, हर इंसान में, हर प्राणी में, व्यक्ति इंसान तो छोड़िए, हर प्राणी में, हर जीव जंतु पेड़ पौधे सब में ईश्वर ही शक्ति, ईश्वर का प्रतिनिधित्व उसकी आत्मा है। तो हम सबका सम्मान करना सीखते हैं। तो हम लोग, हमारी जैसी संस्कृति होगी वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा, हमारा एजुकेशन, शिक्षा, समाज, तो ये सब भी आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। और लास्ट है मोटिव फोर्स। मोटिव फोर्स मतलब प्रेरक शक्ति, वो प्रेरक शक्ति जो आपके भीतर, आपके व्यक्तित्व के भीतर एक विशिष्टता, स्पेसिफिक क्वालिटीज को जागृत करती है, और वो जो जागृत होते हैं वो आपके अंदर एक अच्छे योग्यता, गुणों, क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। तो ये था व्यक्तित्व की प्रकृति। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के निर्धारक क्या क्या हैं। व्यक्तित्व, जैसे कि अभी हमने आपको पहले बताया कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर जो आपका व्यक्तित्व होता है वो निर्भर करता है। लेकिन यहां पर देखिए स्लाइड में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब आपका जो शरीर का, जो शरीर से आपको जो शारीरिक कारक हैं वो हेरिडिटी आपको अपने माता पिता से मिली, बौद्धिक क्षमता, ब्रेन, ये भी आपके माता पिता, आपके दादा परदादा दादी नानी, किसका जीन्स डोमिनेट हुआ आपके भीतर, उस पर प्रभाव पड़ता है। आपकी सोच, बौद्धिक क्षमता, आईक्यू, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना आप अच्छे से किसी चीज के प्रति या कहें तो इन्वायरमेंट के प्रति एडजस्ट कर सकते हैं। और तीसरा फिजिकल फीचर, जैसे आपका शारीरिक बनावट, आपके बाल के टेक्सचर, आपके हाथ पांव की लंबाई, आंखों और नैन नक्श, आंखों नाक की बनावट, ये सब आपको बायोलॉजिकल फैक्टर ये अपने परिवार से प्राप्त होता है। दूसरा है फैमिली एंड सोशल फैक्टर, ये इन्वायरमेंट का ही है। सोशलाइजेशन प्रोसेस, आपका समाजीकरण कैसे हुआ, आप किस समाज में रहते हैं, किस समुदाय कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किस धर्म जाति से हैं, कहां पर आपका रहते हैं, आप पास पड़ोस कैसा है, पास पड़ोस का भी प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा होता है उसका मन कोमल होता है, मिट्टी के जैसा, जैसा उसको शेप देना चाहते हैं वैसा दिया जा सकता है। बच्चे के मन में आप बचपन से ही अच्छे गुणों, अच्छे संस्कार, अच्छे मूल्यों को आप जागृत करेंगे, सिखाएंगे, प्रेरित करेंगे तो बच्चा आजीवन वैसा ही रहेगा। अब बच्चा गलत संगत में पड़ गया तो गलत चीजों को, गलत आदतों जैसे चोरी करना, नशे में जाना, या पढ़ना लिखना नहीं, घर से भागना, बेइज्जती करना, किसी का सम्मान नहीं करना, कठोर बोलना, गाली गलौज करना, ये सब चीजें भी बच्चा इसी समाज से, इसी सोसाइटी से सीखता है। तो जो जन्म से 5 साल की अवस्था होती है उस समय ज्यादा ध्यान देना चाहिए एक माता पिता, शिक्षक, परिवार के सदस्यों को कि बच्चे का जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, वो अच्छे से हो, बच्चा अच्छी अच्छी आदतों को, अच्छे अच्छे
चीजों को हैबिट में लाए, अपने व्यवहार में समाहित करे। कि कोई जो मनोविश्लेषणवादी वैज्ञानिक थे फ्रायड का ये मानना था कि जन्म से 5 वर्ष तक हमारे जो पर्सनालिटी है उसका बीजारोपण हो जाता है और आगे के समय में उसका विकास होता है। जैसे बच्चा झूठ बोलना, गलत आदतों को सीखना अपने घर से ही सीखता है, कहीं बाहर से स्कूल में आके ट्रेनिंग लेके नहीं सीखता। घर में माता पिता झूठ बोलते हैं तो बच्चा भी सीख जाता। घर में माता पिता सुबह उठते हैं, नहाते हैं, पूजा कर रहे हैं, अच्छे आदत कर रहे हैं, अच्छे संस्कार में रहते हैं, एक अच्छे कल्चर को फॉलो करते हैं, बच्चा भी वही चीजों को सीखता है। तो ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है ये हमारे परिवार और समाज से होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, हम अपने स्व को पहचाने, अपने स्व को जागृत करें और स्व अपनी खुद पहचान बनाएं, इंडिपेंडेंट रहें, अपना विकास करें, अपने समाज का करें। तीसरा है, नेक्स्ट है होम इन्वायरमेंट, घर का वातावरण कैसा है, घर का वातावरण जैसा रहेगा वैसा बच्चे का व्यक्तित्व बनेगा, व्यक्तित्व निर्मित होगा। और सोशल ग्रुप, किस समूह में रहता है बच्चा, तो इसलिए बच्चे के मन पर उसके फ्रेंड सर्कल, मित्र मंडली का भी प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चा स्कूल गया, उसके फ्रेंड्स विद्यालय को, स्कूल को छोड़कर बंक करके जा रहे हैं, क्लास में टीचर्स को सम्मान नहीं दे रहे, शिक्षकों को सम्मान नहीं दे रहे, गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो बच्चा भी ये सब चीजें सीखता है। मैंने जैसे कहा बच्चे का मन बहुत कोमल होता है, उस पर अच्छे बुरे दोनों आदतों, दोनों तत्वों, दोनों एस्पेक्ट का प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छे ग्रुप, अच्छे समाज में रहना आवश्यक होता है। कल्चरल फैक्टर, आपका जो कल्चरल सांस्कृतिक कारक है, जैसे कि इसमें आप स्लाइड में देख रहे हैं, जैसे इंडिपेंडेंस हमारे और जो अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इंडिपेंडेंस ज्यादा, बच्चे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। एग्रेशन, नॉर्थ कोरिया में बच्चों में आक्रामकता ज्यादा रहता है। इंडिया में कंपटीशन है, एक हेल्दी कंपटीशन है कि वो बच्चा भी कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं, ऐसा फीलिंग, प्रतियोगिता की जो भावना है, स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन है। किसी की आप गिराकर उसको परेशान करके आप अपना गोल अचीव नहीं करेंगे। आप करेंगे कि सबका वसुधैव कुटुंबकम, सब सद्भावना, सबके साथ प्रेम से और अच्छे व्यवहार से हम रहें। ये हमारे भारतीय संस्कृति में हम लोग को सिखाया जाता है। अपना विकास और सबका विकास, आप अपना भी विकास करें, अपने स्व को जागृत करें, अपनी पर्सनालिटी अच्छी करें और दूसरों के भी करें। दूसरों के लिए भी आप अच्छी आदतों का, अच्छे व्यवहार का, अच्छे तरह से आप उनके सामने भी प्रेजेंट है। हमारे यहाँ तो ये भी कहा, जैसा बोगे वैसा पाओगे, तो जैसा आप करोगे वैसा ही पाओगे। ये तो गिव एंड टेक है, जैसा, इसीलिए इसमें ये भी कहा जाता है हमारे यहाँ की प्रकृति को सर्वोपरि माना जाता है। हम लोग प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए, है ना। प्रकृति में आप पेड़ पौधे लगाइए, आप प्रकृति का संरक्षण करिए, तो वो आपको भी सुरक्षित और एक अच्छा जीवन देगी। तो ये हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में है। फिर इसमें देखिए स्लाइड में बहुत अच्छा दिया गया, कॉपरेशन भी सहयोग की भावना है, जापान का दिया गया। तो ये जो कंट्री वाइज जो कल्चरल फैक्टर दिए हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें बताया गया कि किस देश में किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस, प्रमुखता दी गई। यहाँ पर कुल कहने का मतलब है कि सांस्कृतिक कारक भी आपको प्रभावित करते हैं। आप कौन, आपके व्यक्तित्व को। लास्ट है इसमें सिचुएशनल फैक्टर, सिचुएशन, परिस्थितिक कारक, कैसा आपको परिस्थिति प्राप्त हुई। पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव बिहेवियर आप देख रहे होंगे, दूसरा निगेटिव बिहेवियर, नकारात्मक व्यवहार। पॉजिटिव बिहेवियर वो होता है कि आप हर समय, हर सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, हर जगह आपका व्यवहार सम हो, समान हो। आप ईश्वर को माने और हर चीज ईश्वर पर छोड़ दें। हर बार आपके मन के अनुसार नहीं होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें
और एडजस्टमेंट तो यही है कि दूसरों के साथ भी आपको एडजस्ट कर समायोजित करना, तो कुछ अपनी बात भी आप मनवाइए, कुछ दूसरे की बात भी मानिए, यही एडजस्टमेंट है। दूसरा है, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप ईश्वर पर विश्वास करिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर ईश्वर ने एक दरवाजा बंद कर दिया तो मेरे लिए 100 दरवाजे खुलेंगे, ऐसा। लेकिन आपका जो नियत होना चाहिए, आपकी जो भावना होनी चाहिए, वो पॉजिटिविटी या अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, कर भला तो जग भला। अगर आप अपने लिए अच्छा करेंगे तो सबका होगा। एक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, अपने ऊपर और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, सकारात्मक सोच ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक सिचुएशनल फैक्टर है, लेकिन इस सिचुएशन में मैंने पहले भी आपको बताया कि समाज में, इस वातावरण में दोनों चीजें हैं, अच्छी और बुरी। तो हम अच्छाइयों को देखते हैं, बुराइयों को इग्नोर करते हैं। अब निगेटिव बिहेवियर भी हो जाता है कभी कभी। छोटे बच्चे घर में अगर वो पेरेंट्स, माता पिता की बात नहीं मानते, शिक्षक की बात नहीं मानते, तो उनको निगेटिव रीइंफोर्समेंट भी देना पड़ता है। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक टीचर क्लास में भी देता है, पनिशमेंट, सजा देता है, या उसको ये जोर से आवाज में बोलेगा, डांटेगा, कुछ नॉन वर्बल आपको आंखें दिखाना, इस तरह की एक्टिविटी भी करेगा निगेटिव, कि जिससे कि आप समझ जाएं और जो आप गलत काम किए वो दोबारा आप ना करें। तो अगर निगेटिव बिहेवियर किसी छोटे बच्चे को डांट कर, सजा देकर उसकी अच्छी आदतों को निर्माण कराया जा रहा है, तो वो अच्छी बात है। जरूरी है बच्चे को सही गलत का भेद करना सिखाना। तो ये था डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप थ्योरी ऑफ क्रिस्मर, मतलब पर्सनालिटी कितने प्रकार की होती है, ये हम लोग जानने की बात करेंगे। तो पहला जो इसमें बांटा गया टाइप, वो पहला है टाइप थ्योरी। टाइप थ्योरी को हम हिंदी में भी अगर कहें तो प्रकार सिद्धांत आता है। जो ये टाइप थ्योरी बाय क्रिस्मर है, ये है व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो व्यक्तित्व के सिद्धांत में पहली थ्योरी होगी टाइप थ्योरी। टाइप थ्योरी प्रकार सिद्धांत में क्रिस्मर ने ये बताया कि ये व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला उन्होंने माना कि जैसे इसमें लिखा, स्लाइड में आप देख रहे हैं कि पिकनिक टाइप। पिकनिक टाइप वो लोग होते हैं जो गोल मटोल होते हैं, उनका हाइट कम होती है, थोड़े मोटे होते हैं और वो खुशमिजाज होते हैं। उनका जो नेचर होता है वो खुशमिजाज होते हैं, जॉली नेचर होता है और आराम तलब उनको जीवन यापन करना पसंद होता है। फिर दूसरा है एस्थेनिक टाइप। एस्थेनिक टाइप वो लोग जो होते हैं जो लंबे होते हैं और दुबले पतले होते हैं, कमजोर होते हैं, उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ापन लिए होता है। तीसरा उन्होंने व्यक्तित्व बताया एथलेटिक टाइप। एथलेटिक टाइप वो होते हैं जो बहुत अच्छे, लंबे, सुडौल, खेलकूद में आगे, और उनका नेचर भी बहुत एडजस्ट करने वाला होता है। आप ऐसे सोचिए जो खिलाड़ी होते हैं, देखिए वो हर इन्वायरमेंट में हर तरह के लोगों के साथ एडजस्ट कर जाते हैं। तो उनका बेसिक नेचर यही है एथलेटिक टाइप में। और डाइप्लास्टिक में जो सारे गुणों के जो ऊपर के 3 है, मतलब उनमें पिकनिक भी होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उनके नेचर में या उनके स्वभाव में वेरी मतलब थोड़ा सा उसमें भिन्नता पाई जाएगी। कभी वो पिकनिक टाइप के बन जाए खुशमिजाज, कभी एस्थेनिक हो जाएंगे एथलेटिक उनका नेचर, कभी चिड़चिड़ापन, कभी खुशमिजाज, ऐसे होंगे, उसमें मिक्सचर होगा। तो ये था कि पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का सिद्धांत, जिसमें पहला आपका सिद्धांत था टाइप थ्योरी बाय क्रिस्मर। दूसरा है टाइप थ्योरी बाय शेल्डन। शेल्डन ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व को बांटा। इसमें पहला है एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी। तो जो एंडोमॉर्फिक हैं
उनको हिंदी में कहा जाएगा स्थूलाकार। ये लोग कैसे होंगे? वो भी जैसे कि अभी आपने पढ़ा, जैसे कि उसमें थे कृष्णवर ने पिकनिक टाइप में बताया ना, वैसे एंडोमॉर्फी भी होते हैं, गोल मटोल, खुशमिजाज, आराम तलब रहने वाले, और उनका नेचर भी खुश मिजाज होता है। और दूसरा है इसमें मेसोमॉर्फी। मेसोमॉर्फी मध्यकाय, ये लोग जैसे होते हैं, इनका शरीर थोड़ा फिजिकल जो शारीरिक बनावट होती है मजबूत होती है, थोड़े हेल्दी होते हैं। और तीसरा है इसमें बताया गया एक्टोनोमॉर्फी। एक्टोनोमॉर्फी को हिंदी में कहेंगे लंबाकार। लंबाकार मतलब जो लंबे होते हैं, एथलेटिक टाइप के होते हैं, और अपनी दुनिया में जो व्यस्त रहते हैं, ऐसा उनका नेचर होता है। ये था आपका थ्योरीज, जिसमें टाइप थ्योरी में आपने 2 थ्योरी पढ़ी, क्रेशमर और सेल्डन की। इसमें कई जगह जूंग की भी है। और अगर हम भारतीय संस्कृति में करें तो हमारे यहाँ भी यही कहा जाता है, रक्त पित्त वाले, शांत वात पित्त वाले। अब वात वाले जो होंगे, वो जिनको गैस की बीमारी है, हमेशा परेशान रहते हैं, वो दुखी रहते हैं, पेट में दर्द। पित्त वाले जिनको एसिडिटी होगी, उनके अंदर एग्रेसिव ने गुस्से वाले होंगे। और जो पिकनिक टाइप होंगे, वो अपने, या जो रक्त, जो उनका शरीर बनावट सही होगा, स्वस्थ होंगे, वो अपने आनंद में रहेंगे। खुद जो आनंद में रहेगा, वो दूसरों को भी आनंद में रहने के लिए मोटिवेट करेगा। इस तरह ये टाइप थ्योरी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो अगली जो सिद्धांत है व्यक्तित्व का, वो है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी में ऑलपोर्ट और कैटल की थ्योरी है। तो हम लोग आज यहाँ पर ऑलपोर्ट की थ्योरी पढ़ेंगे कि ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व को क्या कहा, व्यक्तित्व के बारे में उनकी क्या विवेचना थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑलपोर्ट ने 3 प्रकार के इसमें व्यक्तित्व को बांटा। पहला है कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट वो होता है जिसमें व्यक्ति अपने पर्सनल जो गुण होते हैं उनको निखारने में उसका ध्यान ज्यादा रहता है, और उसके पर्सनल गुण से, उसकी क्वालिटी से लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो जैसे गांधी जी थे, आप ऐसे मानिए, गांधी जी का एक पर्सनालिटी थी, उसमें कार्डिनल ट्रेट था उनके पर्सनालिटी के गुण, कि वो सत्यवादी थे, अहिंसा के पुजारी थे, कभी भी वो झूठ नहीं बोलते थे। तो कार्डिनल ट्रेट के लिए अगर हम कहें तो कार्डिनल ट्रेट वो गुण होता है जिससे आप व्यक्ति को पहचान सकते हैं। दूसरा है सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट में ये कहा जाता है कि उसमें स्पष्टता नहीं रहती, उसमें कभी साई नेचर होगा, कभी शर्मिला होगा, कभी कहीं ईमानदार होगा, कुछ उसमें कॉमन ट्रेंड्स होंगे। ऑलपोर्ट ने कहा कि ऐसे इस व्यक्ति ज्यादातर इसमें एवरेज पाए जाते हैं। वो उतना कभी कंजूसी भी बहुत ज्यादा उनके अंदर होती है, या कोई एक ऐसा गुण होता है जो कि उनकी आदत में बन जाता है, और वो अलग से उनको हम दिखा सकते हैं कि ये इसके अंदर ये गुण है। केंद्रीय प्रवृत्ति में ये गुण गौड़ भी हम लोग जिसको कहते हैं गौड़ माना जाता है। कोई एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट होने के बावजूद भी उसका बहुत ज्यादा भाषिता या बोलने की उसकी प्रवृत्ति ना हो, या ये हम कह सकते हैं कि ये कम संगत या कम अर्थपूर्ण या कम स्पष्ट होते हैं, हम उसको एकदम से नहीं पहचान सकते। कार्डिनल ट्रेट को हम लोग तुरंत पहचान जाते हैं, वो इसमें ये गुण नहीं है। और तीसरा अगर हम बात करें, तीसरे गुण की बात करें, तो तीसरा गुण है सेकेंडरी ट्रेट, जिसमें सेकेंडरी ट्रेट में इसमें जो सेकेंडरी में जो व्यक्ति होते हैं उसमें परिस्थितियों बस
उसको उसके व्यक्तित्व में अलग अलग गुण दिखाई देते हैं। कभी उसके अंदर कोई ईमानदारी का गुण दिखेगा, कभी वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो ये जो तीनों गुण हैं, ये पर्सनालिटी के ट्रेट थ्योरी ऑलपोर्ट के द्वारा बताई गई है। और ऑलपोर्ट ने जो ये ट्रेट थ्योरी बताई, वो उसमें ये तीन चीजों को मुख्यता दी। जो ये ट्रेट है वो शील गुण, हिंदी में अगर हम कहें तो शील गुण होते हैं। और कई ट्रेड्स मिला के, कई क्वालिटीज गुण मिला के एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और व्यक्तित्व में कई गुणों का मिश्रण होता है। उसमें वो गुण अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ये आप ऑलपोर्ट की थ्योरी थी। आगे हम लोग कैटल की थ्योरी और भी चीजें हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सीखेंगे। अगर कोई किसी को दिक्कत हो, कुछ हो, तो वो मेरे ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर पर भी बात कर सकता है। चलिए, आपने आज सीखा पर्सनालिटी किसे कहते हैं। पर्सनालिटी का आपने व्यक्तित्व को परिभाषित करना सीखा। आपने सीखा कि व्यक्तित्व की प्रकृति क्या होती है, व्यक्तित्व के निर्धारक क्या होते हैं, और व्यक्तित्व के सिद्धांत में दो सिद्धांतों को हम लोगों ने पढ़ा। पहला था टाइप थ्योरी, जिसमें आपने दो साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी को पढ़ा, और दूसरी थ्योरी थी ट्रेट थ्योरी, ऑलपोर्ट के बारे की थ्योरी के बारे में आज हम लोगों ने सीखा और जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे।